ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दुनिया के लिए आज की सुबह एक अच्छी खबर लेकर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया। यह ऐलान उस समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया था। लेकिन ईरान के इस हमले का जवाब देने के बदले अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए इजराइल को तैयार किया। वहीं दूसरी ओर कतर ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी किया। युद्ध विराम के बाद ही ईरान और इजराइल की तरफ से एक दूसरे पर हमले की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इजराइल की ओर से कहा गया है कि अपना मकसद हासिल करने के बाद वो युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है। इजराइल ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान तेहरान के आसमान पर हमारा पूरा नियंत्रण रहा। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद हमने ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि मजबूर होकर ट्रंप ने हमसे युद्ध विराम की भीख मांगी। असलियत चाहे जो हो, लेकिन यह सच है कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। सत्ता बदलने की अमेरिका और इजराइल की चाहत भी पूरी नहीं हो पाई। अपने अपने दावों के बीच बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन के इस युद्ध में किसको जीत मिली। क्या इजराइल का मकसद पूरा हो गया? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक जाएगा? क्या यह सिर्फ कुछ घंटों का युद्ध विराम है? और सवाल यह भी है कि क्या यह महायुद्ध से पहले का युद्ध विराम है? कई ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त छाए हुए हैं, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन महादंगल की बहस की शुरुआत के पहले यह बयान सुनिए। ये बहुत खुश हो गया। ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद होगी। लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सरवाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुक गया, आप समझ दो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती। मैं समझता हूँ भारत ये दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। जितनी जल्दी सीज फायर हो अच्छा। 11 दिन में बहुत तबाही हुई है। हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा कि हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वापस लाना। ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, उनको सलाम पेश करना चाहते हैं। न तो उनके पास कोई हथियार है, न तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिस तरह से उन्हें लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अमेरिका जैसे सुपर पावर और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला। पता नहीं किस प्लेनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं। युद्ध को जन्म दे और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करे। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सीज फायर उल्लंघन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान और इजराइल, इन दोनों ही देशों ने सीज फायर तोड़ा है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मैं ईरान इजराइल दोनों से नाखुश हूं, ये कह रहे हैं ट्रंप। इजराइल से बहुत ज्यादा नाराज हूं, यानी कि हमला उन्होंने इजराइल के समर्थन में ईरान पर किया, लेकिन सीज फायर उल्लंघन को लेकर इजराइल से नाराज हैं ट्रंप। ये बात उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत के जरिए स्वीकारी है। सीज फायर के बाद हमला ठीक नहीं है। इजराइल के खिलाफ ट्रंप का लहजा सख्त दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अपने पायलट तुरंत वापस बुलाओ। साफ साफ दो टूक। और क्या कुछ कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, सुनिए। But in all fairness, Israel unloaded a lot. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. So I think they both violated it. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. तो इजराइल ने सुबह जो हमले किए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इजराइल को लेकर जिसके समर्थन में ईरान के ऊपर बमबारी की है अमेरिका ने ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद, अब वही ट्रंप इजराइल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। ये जो युद्ध विराम है,
या ये सिर्फ क्या कुछ देर का है, इसके बाद आगे और ज्यादा एक्शन प्लान दोनों ही मुल्कों की ओर से देखने को मिलेगा, या फिर ट्रंप के इस रुख के बाद अब शांति देखने को मिलेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको तलाशने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनयिक हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगातार आप इनको सुनते हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं मेजर जनरल के सिन्हा भी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है, इसे क्या माना जाए? अब इजराइल को लेकर स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि मैं इजराइल से बहुत ज्यादा नाखुश हूं। आज सुबह उनकी ओर से जो कुछ किया गया युद्ध विराम का, जिस तरह से इजराइल ने उल्लंघन किया है, क्या बताता है? सबसे पहला मेरा कमेंट यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आपने सुना है अभी और अभी टीवी पे दिखाया, वो 12 घंटे में 6 घंटे में बदल सकता है। तो ये मान के चलिए कि ट्रंप साहब के बारे में आप कुछ यकीन से नहीं कह सकती ये परमानेंट हुआ है कि टेम्पररी हुआ है कि कुछ घंटों के लिए हुआ है। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। कल जब ईरान ने कतार के ऊपर अमेरिकन बेस पर हमला किया, हालांकि सुनने में यह है कि ख़ास नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीज़ फायर की पहल की और इजराइल से कहा कि आप सीज़ फायर मानिए, इजराइल से कहा आप सीज़ फायर मानिए। अब इन्होंने कितना माना है कितना नहीं माना, तो 7 बजे सुबह पता लग गया सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए, समझना ये है कि ईरान और इजराइल की आज की दुश्मनी नहीं है, बड़ी पुरानी दुश्मनी है, और न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करना इजराइल के लिए एक बड़ा भारी ऑब्जेक्टिव था, जो काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। तो इसलिए अगर इजराइल इस समय मान भी लेता है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी आप देखेंगी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई है, जो इजराइल नहीं लेना चाहता। हालांकि ये सब होने के बाद भी वो लड़ रहा था, लेकिन अब उसने सीज फायर मान लिया है। लेकिन इसमें ट्रंप साहब की ज़रा ज़रूरी, आप सुनिए 2 मिनट। ट्रंप साहब ने सीज फायर की पहल की, ईरान ने उसका उल्लंघन किया, इजराइल ने उसका उल्लंघन किया, और इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि ये कब तक चलेगा, कब टूट जाएगा, क्योंकि किसी देश में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। कंप्लीट लैक ऑफ भरोसा ऑन एनी साइड। लेकिन समझने की बात यह है कि अभी जो ईरान की तरफ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, यूती है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनको क्या होगा? वो क्या अमेरिकन बेसिस पर फिर भी हमला कर सकती हैं? अगर इस प्रकार का टेररिस्ट इंसिडेंट कहीं हो गया किसी अमेरिकन बेस के ऊपर, फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे? ये सोचने की बात है। फिर इजराइल क्या करेगा? हालांकि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो तो गया है, कब तक चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अमेरिकन एंगल जरूर जोड़ लीजिएगा कि अगर इसमें टेररिस्ट इंसिडेंट कहीं हो गया अमेरिकन कैंप्स के ऊपर, फिर ट्रंप साहब क्या करेंगे? बिल्कुल। फिर इजराइल क्या करेगा? फिर ईरान क्या करेगा? तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन चित्रा। इट हैज टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। आप ये मत समझ के चलिए कि युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम तो बड़ा एक टेम्पररी सा लग रहा है मुझे, और उधर हमास के संग तो चल ही रहा है। इजराइल वर्सेस हमास तो बंद नहीं हुआ ना, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह तो बंद नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अभी दिस होल एरिया मिडिल ईस्ट इज इन अ टेम्पररी फेज। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ट्रंप साहब की क्या 6 घंटे के बाद 12 घंटे का बदलाव होता है, कहीं हो भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं, इसके बाद में इजराइल क्या करता है। सो एवरीबॉडी इज सिटिंग ऑन टेंटर हुक्स। कोई भी इसको तोड़ सकता है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, ये बात भी सच है। ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ जी, कि इसमें कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स को तो रिटार्ड कर दिया। ठीक है। अब एक बड़ी बात जो आपकी ओर से कही गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप 6 घंटे में ही बदल जाए, क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा है कि पल पल छन छन किस तरह से बदलते हुए उनके अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, और इस मसले को लेकर अभी इजराइल को वो आंखें दिखा रहे हैं, कल को फिर वो ईरान के ऊपर कुछ कहने लग जाएंगे। कहा नहीं जा सकता अभी भरोसे को लेकर उनके खुद के भीतर से जिस तरह की स्थिति हमने देखी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी, हम बार बार एक टर्म का यूज करते हैं, CBM, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर मौजूदा परिस्थिति की बात करें, जिसका जनरल खुद थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके आधार पर 12वें दिन युद्ध विराम होना, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, किसका मकसद कामयाब हुआ, क्या जानकारी देंगे? क्या हासिल हुआ इस 12 दिनों के युद्ध से?
हाँ देखो चित्रा, ये सच्चाई है, किसको क्या पाया और किसने क्या खोया ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है कि दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी नज़दीक था, इसमें कोई शक नहीं। उसने 60% से ज़्यादा इनरिच यूरेनियम करने की कोशिश की थी। हो सकता है उसका जो यूरेनियम जो स्पेशली फॉर्दो में था वो शायद डिस्ट्रॉय हो गया है, या उसको कोई क्षति पहुंची है, या नटाज में या इस्फान में, या वो पहले ही उसको शिफ्ट कर पाया कोई दूसरी लोकेशन में, इसका कहना मुश्किल है। मगर उसकी जो न्यूक्लियर बनाने की काबिलियत और क्षमता थी उसमें कुछ ना कुछ तो डेंट लगा है। और ये भी सच्चाई है कि ये लड़ाई जो अगर अब नहीं रुकती तो ये एक प्रकार से भयानक मोड पर जा रही थी, क्योंकि अभी कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए था ईरान को। जब अमेरिका ने 3 इसकी न्यूक्लियर साइट पे हमला किया तो पलटवार तो करना था ईरान ने, तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो कोई जो साइट्स हैं अमेरिकन की साइट्स मिडिल ईस्ट में उन पे हमला करना जो 18 से 19 हैं, और एक स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर। तो उसमें से उसने शायद यही देखा कि किसी एक साइट पे जो है अमेरिकन साइट आपका बेसिकली मिडिल ईस्ट में उस पर करना, मगर उसको ऐसे करना कि सांप में मर जाए लाठी में ना टूटे, एक ऑनरेबल एग्जिट। मुझे लगता है जो कतार के अंदर हमला किया वो एक ऑनरेबल एग्जिट था। कतार को भी पता था ये हमला होना, अमेरिका को भी पता था, उसने भी अपने ट्रुप्स हटा लिए थे और करने के लिए किया। ये एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया ईरान ने, अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने पलटवार किया, उतने ही बम डाले, जितनी मिसाइलें डाली और रॉकेट डाले जितने कि अमेरिका ने हमारे ऊपर डाले थे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर वर्ल्ड के लिए होता है। इकोनॉमी जो इतनी हालात अच्छी नहीं थी, अब ऑयल के रेट बढ़ सकते थे, क्योंकि यहाँ जो इस इलाके से 20 से 30% ऑयल जाता है, 40% गैस जाती है। मुझे लगता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। क्या ये सीज फायर अभी आगे के लिए होल्ड ऑन करेगा वो तो समय बताएगा, मगर अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई की है, अगर दोनों मानते हैं, इजराइल और ईरान दोनों इसको पालन करते हैं, तो ये एक प्रकार से मैं कहता हूं कि काफ़ी टाइम के लिए होल्ड ऑन करेगा। दूसरा, ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाना जब भी नज़दीक आता है, इजराइल कुछ ना कुछ कर देता है, या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक एक्शन, जिससे वो 2-3 साल पीछे हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर ये सोचना कि ईरान आने वाले टाइम में न्यूक्लियर हथियार की तरफ नहीं जाएगा, ये कहना मुझे लगता है गलत होगा। ईरान हरदम ये चाहेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाए, वो दोबारा कोशिश करेगा। उसके टॉप साइंटिस्ट मारे गए हैं, वो जो दूसरे साइंटिस्ट को तैयार करेगा। मगर जो हुआ मुझे लगता है चित्रा वर्ल्ड की पीस के लिए एक बहुत ही अच्छा युद्ध विराम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कब तक यूं ही कायम रहेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मेजर जनरल के सिन्हा जी, अब आपके पास आते हुए, जिस तरह से ईरान की ओर से अमेरिका के ऊपर पलटवार किया गया है, 34 सालों के बाद माना जा रहा है कि इराक के बाद ईरान ने अब इस तरह की स्थिति अमेरिका के लिए पैदा कर दी है। लेकिन दुनिया इस बात को लेकर भी हैरान है, क्योंकि ईरान ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमले के पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था और ये एक सांकेतिक हमला था। हमले के बाद भी यही बातें उसकी ओर से दोहराई गई। हालांकि युद्ध विराम का उल्लंघन दोनों ही तरफ से चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने अपनी नाराजगी जता दी है। लेकिन पहले बताना और ईरान की ओर से फिर बाद में इस बात को स्वीकार करना कि ये एक सांकेतिक हमला था, ईरान क्या दर्शाना चाहता है? और एक और बयान जो हमारे देश के भीतर बहुत ज्यादा इस समय महबूबा मुफ्ती का छाया हुआ है, उनकी ओर से कहा गया है कि इस युद्ध ने ईरान को मुस्लिम जगत में नेतृत्वकारी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ईरान ने क्या वास्तव में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर दिया है? क्योंकि अरब मुल्क जब बटे हुए हैं उसमें ईरान का इस तरह का स्टैंड लेना क्या दर्शाता है? के सिन्हा जी। चित्रा जी जय हिंद। आपके 2 सवाल हैं कि एक अभी हुआ क्या है जिसमें कि कतर के ऊपर में जिस तरह से उसने ये किया है और ईरान को बहुत मजबूत कर दिया है कि वो मुस्लिम जगत का नेतृत्व ले सके। 2 जवाब। पहला जवाब देखिए, जो टोकनिज़म होते हैं ये टोकनिज़म कहलाते हैं कि हाँ आपको हमने पूरे मुंह तोड़ दिए, आपको
पूरा हमने धाराशाही कर दी, आप आके चाटा मार लो। ये माताएं करती हैं बाहर कि भाई बड़े ने मारा है छोटा मार लो और आप ईगो को सेटिस्फाई कर लो। एग्जैक्टली वही है। देखिए आपने कतर के ऊपर में, कतर मध्यस्थता करता रहा है, ईरान के भी बहुत नज़दीक है बिल्कुल। और उसने जिस तरह से हमास की मध्यस्थता की और पूरे वेस्ट एशिया में करता रहा है, तो उसने क्या कहा, आप ही ने बताया कि उसने तो इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। उसने इसके पहले भी इजराइल के साथ यही किया था। ईरान नहीं चाहता है कि इसमें अननेसेसरी उसको ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ कौन कर रहे हैं, नेतन्याहू साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका में बी हॉक्स कॉल बट डेथ टू इसराइल इज ए रियलिटी। और जिस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को उनकी जद्दोजहद चली है 2023 से, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम लोग टेलीविजन चैनल में बैठ करके आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियाँ कभी देखी ही नहीं कि आपके पूरे एनिमी खड़े हैं और आप डट करके मुकाबला खड़े होकर के और उस चीज़ को, कंडीशंस को लाते हो कि आप एक शांति की तरफ जा सकते हैं। तो उसी की एक प्रक्रिया है। दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट टिल द टाइम ईरान मेंड इज वे। ये ईरान को मेंड तो करना ही पड़ेगा। आज लोग उसको प्रॉक्सी बना दी, और प्रॉक्सी के बाद इतना बड़ा हो गया कि प्रॉक्सी के बाद इंडिया में भी होती है। कभी कभी पाकिस्तान को कहते थे कि उसने नेतृत्व ले लिया पूरे, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर हथियार आ गया। वही एक नैरेटिव है और ये नैरेटिव खत्म नहीं होगा, तो ये कहेगा हमारे ही देश में, और लोग बहुत इसकी आकलन करेंगे मगर वो ईरान के पास बचा ही क्या कि जो वो पूरे नेतृत्व ले ले। और क्या मानेंगे ये शिया सुन्नी डिवाइड, ये अरब एंड जो फलस्तीन इसकी डिवाइड है आपकी, क्योंकि ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शियन और अरब की जो डिवाइड है, क्या ईरान कभी नहीं कर पाएगा। यदि वो कर पाएगा, यदि वो निकलता और सबको लेके चलता, एम्ब्रेस करके चलता, और क्योंकि उसकी ताकत बहुत थी, उसके पास पोटेंशियल बहुत है, सबसे बड़ा देश है वहाँ का। मगर आप इस तरह से कट्टरता, आतंकवाद, और हम उसको बढ़ावा दें कि वो नेतृत्व कर लेगा, हमारी एब्सोल्युटली सोच में गलती है। हमारे लोगों को नैरेटिव पैदा डिज़ाइन से किया जाता है, कि डिज़ाइन हो। दीज आर लाइक वेल्कनो, जिस तरह में हम ज्वालामुखी फटती है फिर शांत होती है, यदि लंबे समय तक शांत हो जाए, क्या कंप्लीट शांत होगी नहीं, ये सारी चीज़ें आने वाली परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अयतुल्ला खमैनी साहब मोर और लेस एक साइडलाइन की भी बात हो रही है, तो चीज़ें अभी आप चलेंगी, ये ले लीजिए, ये फटेंगी, चलेगी, रुकेगी, कितने लंबे शांत होगी, ये सारा डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। ठीक है, ये सब कुछ निर्भर करता है ईरान के ऊपर। दीपक वोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, हमने अक्सर डिबेट में आपको इजराइल का समर्थन करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर एक अमेरिकी स्तंभकार है न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलस क्रिस्टोफर, उनकी ओर से ईरान की यात्रा की गई और उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि देश में भ्रष्टाचार, पाखंड, आर्थिक मुश्किलों की वजह से लोगों में सरकार के खिलाफ खासा असंतोष था, खामनेई को लेकर भी, और वर्तमान शासक अलोकप्रिय भी थे। लेकिन ईरान के खिलाफ ये जो युद्ध अमेरिका की ओर से किया गया है, अब उनको लेकर चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यहां पर यह बात तो सच है ना कि ईरान ने अपने वजूद के सवाल पर यह दिखा दिया है कि अमेरिका के साथ अगर कोई मजबूती से लड़ सकता है, भले ही वो कितना छोटा हो, उसकी ताकत कमजोर हो, लेकिन उसने अपनी मजबूती भी दिखाई है दीपक वोहरा जी। और ईरान ने शुरू में कहा था कि अमेरिका शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे। ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया, आंशिक ही सही, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब जाकर खत्म हुआ, युद्ध विराम हुआ है। दीपक वोहरा जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आप मुझे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल में होता हूँ, खासतौर आपके साथ, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ शिकायत ये है कि आपने 3 जनरल बिठा रखे हैं और एक 1 वुमन आर्मी डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह को बुला रखा, और मैं अकेला राजदूत बीच में फंस जाता हूँ। बट रियली जो आपने अभी सवाल उठाया है कि क्या हो रहा है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ मैम। जनरल साहब, आप हमें बताएंगे क्या हो रहा है, जनरल साहिबान बताएंगे कैसे हो रहा है, और हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है। अंत में अभी आपने बताया था, किसी जर्नलिस्ट ने कहा है कि मैं ईरान गया था, मैंने देखा कि वहाँ लोग खुश नहीं हैं, असंतुष्टि है एटसेट्रा। जब 80% महंगाई होती है और 60% अनएम्प्लॉयमेंट, लोग नाराज़ होंगे। समस्या वहाँ पर एक है, आपने अभी बताया ना कि अभी क्योंकि हमला हुआ है तो सब इकट्ठे हो गए हैं, रेजीम के साथ हो गए हैं। जब हमला ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या वो एंटी खमैनी बन जाएंगे?
वो ये समझ मुझे नहीं समझ आ रहा। मैम, जो मेरे दोस्त हैं ईरान में भी कुछ हैं और कुछ विदेश में चले गए हैं जो ईरान में थे, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं उस घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर अगर हम निकलें तो और बड़ी समस्या है। मानते हैं वो लोग, जानते हैं कि हमें सत्ता ये नहीं चाहिए, इनको किसी ने इनका चुनाव नहीं किया है। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरान की आर्मी तो बॉर्डर पे बैठी है, उसको तो नपुंसक बना दिया है, लेकिन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, जो रेवोल्यूशन आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की रेवोल्यूशन का गार्डियन बना फिरता है, लोगों को मारता है, पीटता है, औरतों को उठा के ले जाते, कपड़ा ठीक नहीं है, दाढ़ी ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे और ये जो पश्चिमी देश कहते हैं हम आपको लिबरेट कराएंगे, फ्रीडम कराएंगे, तो मेरे ईरानियन फ्रेंड्स कहते हैं हाँ जी, लिबरेशन वही मिलेगी ना जो लीबिया में मिली थी, जो इराक में मिली थी, जो अफगानिस्तान में मिली थी, जो सीरिया में मिली थी। इसका मतलब है कि फ्राइंग पैन से कूद के हम आग में जा रहे हैं। सो दे डोंट नो व्हाट इज गुड, हमें क्या चाहिए, ये उनका नाइटमेयर है। तो ये कहना मैम कि सारी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, नो, नॉट एट ऑल। लैटिन अमेरिका के क्या फर्क पड़ता है किसी को कि एक दूसरे को मारते फिरे? अफ्रीका में क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़ता हूं, वो बंद कर देंगे। क्षमता है उसको वहां पे माइंस डालने की या सबमरीन को बिठाने की? नहीं है उसके पास। तो ये कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। हकीकत ये है, अब मैं आपको फाइनली बताता हूं, इजराइल कहता है मैंने अपना लक्ष्य रीच कर लिया है कि ईरान को फिर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दिया जाए। जेडी वैंस साहब जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि उनकी न्यूक्लियर ड्रीम्स, न्यूक्लियर प्लान को दफना दिया गया है वो फोर्दो जगह के अंदर। ईरान कहता है मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है कि मैंने दिखा दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं और मिडिल ईस्ट में मेरी भी एक भूमिका है। अमेरिका ने शुरू में तो कहा था कि अब मुझे 18वां नोबेल प्राइज दो क्योंकि मैंने समझौता करा दिया, वो समझौता टूट गया। अब वो नेटो की मीटिंग में जा रहा है ब्रसल्स में, क्या होगा मैं नहीं मानता। लेकिन मैडम ये आप देख लीजिएगा, 48 घंटे 72 घंटे में सत्ता परिवर्तन होना अब बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होगा। नेतान्याहू जो लड़ाई कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक होगा कि क्या ऐसा हो पाएगा, इन दोनों ही बातों में फर्क है। हम बाहर से देख के कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ईरान की जनता क्या चाहती है और जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसके बाद आपको लग रहा है कि ये इतना आसान रहने वाला है? 100% सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि वहां के लोग खुश नहीं हैं। अगर वो पलटवार ना करता, अगर जंग ना होता, अगर वो हिजबुल्लाह, हूती और हमास को ठोक देता, इजराइल जो उसने ठोका था, लेकिन फिर ईरान बीच में बहुत उछल रहा था, वो हमास वाले को या हूती को किसी को तेहरान में भी मारा था। लोग ये कह रहे हैं हमें मिल क्या रहा है? 45 साल मुल्ला सरकार के बाद क्या मिला है हमें? दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, हमें कठिनाइयां हो रही हैं। मैम, जो ईरान के लोग हैं उनका दिल बड़ा बड़ा है, दिल बड़ा साफ है, वो जीना चाहते हैं आपकी तरह, मेरी तरह से, खुशहाली में। अच्छा पैसा हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छी शादी हो, अच्छा घर हो, कुछ नहीं मिल रहा है। सो मेरा मानना है मैम, एक तो होता है ना, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाहते क्या और दूसरा हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि ये सरकार चली जाए और हमारे पास जेन्युइनली एक डेमोक्रेटिक ओपन माइंडेड सरकार। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आरती टिक्कू जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ट्रंप को किसी देश को जबरिया फिर से महान बनाने के लिए उस पर बम गिराने का अधिकार, क्योंकि मेक ईरान ग्रेट अगेन और दुनिया भर के नारे भी उनकी ओर से दिए गए। फिर अमेरिका ने अचानक से हमला कर दिया, उसके बाद जब पलटवार होता है तो फिर सीजफायर की बात ये सामने आ जाती है। आपको लग रहा है कि अमेरिका का मकसद कामयाब हुआ और वास्तव में ईरान में मौजूदा स्थिति इस बात की इजाजत देती है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए? आरती टिक्कू जी, देखिए, पहली बात कि क्या अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने बहुत साफ कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है और वो ये था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा आज की डेट में जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने इजराइल को बहुत डांट लगा दी है और ये कहा है कि वो बहुत नाराज़ है इजराइल से, बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल ने वापस से सीज फायर का उल्लंघन करके वापस से युद्ध शुरू किया। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव जो है फेल हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोशिश सीज फायर की थी वो फेल हो गई।
इनफैक्ट लगातार फेलियर के बाद फेलियर उनको मिल रहा है। यूक्रेन में फेलियर, गाजा में फेलियर और अब यहाँ पे भी फेलियर। वो बस यही बात दोहरा रहे हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने दोस्ती करा ली और सीज फायर कराया। मुझे लगता है वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने जब बहुत क्लियरली अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो ये है, ये कहा है कि एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया देना चाहिए ईरान को, और दूसरा ये कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं। देखिए, एरियल फोर्स से A2 बॉम्बर से या बंकर बस्टर बॉम्ब से रिजीम चेंज नहीं होता। उसमें ग्राउंड ट्रूप्स भी लगते हैं, उसमें बहुत सारी कंस्पिरेसीज होती है, उसमें असैसिनेशंस जिसमें तो माहिर ही है अमेरिका और इजराइल, उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है कि वो असैसिनेशंस करते हैं, रेजिम चेंज करते हैं और फिर कहते हैं कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये सारी चीज़ें। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में लगातार इस तरह के इंटरवेंशन किए हैं, लगातार उन्होंने सॉवरेंटी जो है उसका उल्लंघन किया है देशों की, और लगातार वो अभी भी आज की डेट में भी उन्होंने ईरान के ऊपर जो अटैक किया, वहाँ सारे इंटरनेशनल लॉज जो उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर जो बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके जितने लॉज थे उन्होंने सब तोड़ दिए। कहीं पे भी कोई मर्यादा, कहीं पे भी कोई सीमा जो है उन्होंने नहीं मानी। अब सवाल ये है कि जो ईरान में आपके अभी पहले पैनलिस्ट जो बोल रहे थे कि रेजिम चेंज की बात हो रही थी और ईरान के लोग खुश है कि नहीं, देखिए मैं ये मानती हूँ, इनफैक्ट किसी भी अगर आप पॉलिटिकल थियरिस्ट को या इंटरनेशनल थ्योरी में अगर आप समझे कि जब अगर अंदर किसी देश के अंदर रूलिंग पार्टी भी होती है, ऑपोजिशन भी होता है और अंदर बहुत डिस्कंटेंट भी चलता है, लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स किसी कंट्री पे अटैक करती है तो लोग सब अपनी जो अंदरूनी मसले हैं वो भूल जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं। अब यही अगर इसका उदाहरण हमारे सामने बिल्कुल है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे भीतर जो भी ऑपोजिशन थी, जो भी मसले थे, वो सब भूल के ऑपोजिशन इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने गई इंटरनेशनल लेवल पे। ये कंसोलिडेशन जो है, जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक अटैक आता है, वो कंसोलिडेशन होती है। इसलिए ये कहना कि ईरान के अंदर बहुत लोग दुखी होंगे, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल ने उनको एक मौका दिया सबको इकट्ठा होने का। दूसरी बात ये कि ईरान में अगर और असैसिनेशंस होती है, वो खमेनी की हो या उनके ऑलरेडी 60-65 कमांडर जो है वो मारे गए हैं, असैसिनेशंस हुई है, और अगर और ज़्यादा असैसिनेशंस होती है तो 2-3 ऑप्शंस ये है, 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ जो है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि जो सबसे ज़्यादा हार्डलाइनर ईरान एस्टैब्लिशमेंट में है, इरानियन एस्टैब्लिशमेंट में है, वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए वही हार्डलाइनर आज जो मॉडरेट्स ईरान के बीच में थे या इरानियन एस्टैब्लिशमेंट में थे, जो वेस्ट के साथ बात करना चाहते थे, नेगोशिएट करना चाहते थे, इनफैक्ट नेगोशिएशंस के पीछे उनकी जो काफ़ी प्रेशराइज करके जो नेगोशिएशंस चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था, जब अचानक से इजराइल ने इन पे अटैक किया, ईरान पे अटैक किया, और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। तो उस सारे सिनेरियो में जो हार्डलाइनर है वो तो यही अपने मॉडरेट्स को कहेगा कि देखिए आपने बहुत बात की अमेरिका के साथ, बहुत बात की आप लोगों ने पूरे वेस्ट के साथ, लेकिन उसमें से कुछ निकला नहीं, उल्टा अभी हमारे पास बॉम्ब है भी नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब है भी नहीं, तो हमारा जो डेटरेंस है वो आज की डेट में ज़ीरो है, नॉन एग्जिस्टेंट है। और उसके चलते हुए हार्डलाइनर्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब सीक्रेटली बनाए। वैसे भी सिर्फ हार्डलाइनर्स की बात नहीं है, वो एक देश के भीतर अगर दूसरे देश की ओर से आक्रमण किया जाता है और दूसरे देश वो हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो आरोप लगाते हुए हमला करते हैं और कहते हैं कि हम आपको नहीं बनाने देंगे, तो उसकी चाहे वो आवाम
हुक्मरान हो, उसके विपक्ष के लोग हों, जब अपने देश की बात आएगी तो वो पलटकर ये सवाल दूसरे देश से पूछेंगे कि आप कौन होते हैं हमारे देश में सत्ता परिवर्तन कराने वाले, हमारा देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए या नहीं बनाए इसको लेकर। क्योंकि अगर ईरान इस बारे में सक्षम हो जाता है तो यकीनन इजराइल भविष्य में उसके ऊपर किसी भी तरह के आक्रमण से बचेगा या 20 बार सोचेगा। ऐसे में ईरान की ओर से क्या इस दिशा में कदम अब और तेजी से बनाए जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं 12वें दिन इस युद्ध की बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई। पहला ये कि खामनेई सरकार को हटाना अब इतना आसान नहीं रहने वाला, जिसका जिक्र बार बार राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया जाता था। इजराइल का एयर डिफेंस अभेद्य नहीं है, यह बात भी निकल कर आई है। ईरान के मुकाबले इजराइल जो बहुत ताकतवर होने की बात बार बार कही जा रही थी, यहां पर इजराइल को जिस तरह का नुकसान पहुंचा है उससे यह बात भी साबित होती है। चीन और रूस पर भरोसा करना ईरान की गलती, क्योंकि चीन और रूस लगातार वो साथ देने की बात करते हैं, वो आलोचना भी करते हैं, लेकिन अगर निर्णय लेने की बात आती है, किसी एक के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े होने की बात आती है, तो फिर ये दोनों ही मुल्क उस तरह से नजर नहीं आते हैं। अमेरिका घरेलू दबाव के बावजूद इजराइल का दोस्त रहा, हालांकि अब इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं युद्ध विराम के उल्लंघन पर राष्ट्रपति ट्रंप, ये बात आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये युद्ध बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में अब तब्दील नहीं होगा, कम से कम ये बात एक राहत की बात है जिसका शुरुआत में भी हम सब ने जिक्र किया है। लेकिन आपको लग रहा है कि खामनेई का सत्ता परिवर्तन होगा, ये इतना आसान अब रहने वाला है? देखिए, सत्ता बदलना, गवर्नमेंट बदलना इतना आसान नहीं है, और इसमें एक बात समझने की, दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि होगा, ये डिप्लोमेट हैं, शायद ये कहते हैं कि सच ही कह रहे होंगे, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आप एक बात समझ के चलिए कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि कम्प्लीटली अयतुल्ला के साथ है, जो कम्प्लीटली सरकार चलाती है, जब तक वो पावर में रहेगी तब तक सत्ता पलट कैसे होगा? यहाँ आप सोचती हैं कि पूरा जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से खड़ा हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड उसको समाप्त करेगी शुरू में ही। तो चेंज ऑफ रेजिम मेरे हिसाब से अभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये अब नाकामयाब रहेगा मेरे ख्याल से। एम्बेसडर साहब शायद नहीं मानते इस बात को। लेकिन दूसरा ज़रूरी सवाल जो हमें एड्रेस करना है, इस चीज़ को आप प्लीज़ रिलेट कीजिए गाजा के साथ भी। क्या गाजा युद्ध पर इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या हूती वर्सेस इजराइल कुछ इफेक्ट पड़ेगा? दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन। इसमें इजराइल करता है, शुरू से कह रहा है कि हमारी जो मेन दुश्मनी है, जो जड़ है इस पूरी प्रॉब्लम की, वो ईरान है। दीज आर ऑल प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। ईरान हमें चारों तरफ से घेर के मारना चाहता है। इसी वजह से अगर ईरान के पास किसी स्टेज पर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ईरान की तो पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इजराइल को यहाँ रहने नहीं देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। दिस इज नॉट देयर प्लेस। इजराइल एक छोटी सी जगह पर रहता है, उसको अपनी 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 सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए अगर उसने, ये बहुत लोग दुनिया में कहते हैं, इंडिया में भी कहते हैं, हम लोग के फैमिलीज में भी कहते हैं कि भाई आप तो न्यूक्लियर वेपन पावर हैं और हमको क्यों नहीं होने दे रहे? इसलिए नहीं होने दे रहे कि आपकी स्टेटेड पॉलिसी है कि आप हमको यहाँ से निकाल के बर्बाद करके भगाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस चीज से बचने के लिए हमें इक्विवेलेंट हथियार चाहिए, और हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, हमें मोस्ट आधुनिक हथियार चाहिए। आज की तारीख में आप वर्ल्ड में देखेंगी, द मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल ओनली इन इजराइल एंड मे बी सम अदर 1 or 2 कंट्री। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो भी होगा, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, वो इस ईरान के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दोबारा नहीं आने देंगे। उन्होंने अभी करंटली 8-10 साल के लिए पीछे कर दिया है, और हो सकता है कि अगर दोबारा इस लेवल पे पहुंचे तो दोबारा इस तरह की हरकत होगी। जब तक कि न्यूक्लियर ट्रीटी इजराइल ईरान अमेरिका के साथ नहीं करता, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि टेररिस्ट ग्रुप्स in Middle East are very active, very aggressive, very well armed, very well supported by Iran. वो कुछ भी इस पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। के लिए भी ये संकट की बात है, क्योंकि ईरान के हुक्मरानों की ओर से इजराइल के संदर्भ में जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, यकीनन वो अपने आप को, अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की परिस्थिति पैदा करता रहेगा, क्योंकि ईरान के जो बयान सामने आते हैं वो भी यकीनन मौजूदा वक्त में हैरान करता है। मैं फौरन आऊंगी शंकर प्रसाद जी आपके पास, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आ रही है युद्ध विराम के बीच। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, तेहरान में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ईरानी राडार सिस्टम पर हमले का दावा किया गया है। ईरान के बाबुल पर इजराइल ने हमला किया है।
इजराइल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाराजगी जता चुके हैं और अब भी आपको बताते चले कि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी ओर से लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। ईरान के बाबुलसर पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। एक तरफ युद्ध विराम हो गया, कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तेहरान में धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर के बाद भी इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं और ईरान भी पलटवार कर रहा है। ये भी देश कम नहीं है, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं इजराइल से ज्यादा नाराज हूं, लेकिन ईरान भी युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। सीधे मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी आपके पास आते हुए, अब ये जो परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का पहले ही बयान सामने आ गया है, वो बार बार अपील कर रहे हैं कि युद्ध विराम जो हुआ है उसका सम्मान करिए दोनों ही मुल्क, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के संदर्भ में जो चर्चा हम कर रहे थे और शंकर प्रसाद जी ने जहां पर अपनी बातें खत्म की हैं, देखिए सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं रहने वाला, लेकिन ये जो युद्ध विराम हो रहा है ऐसा लग रहा है कि इसको भी मानने को दोनों तैयार नहीं है। रह रहकर एक दूसरे पर हमले तो जारी हैं। हाँ देखो, बिल्कुल ठीक बोला चित्रा। मुझे लगता है कि इजराइल को समझना चाहिए अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आना चाहता था। अमेरिका इजराइल के कारण आया क्योंकि जो फोर्दो के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको इजराइल बर्बाद नहीं कर सकता था। उसके लिए GBU-57 बॉम्बर का ही इस्तेमाल करना था। ये अभी का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। तेहरान में जो 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है उसका वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। ईरान के बाबुलसर पर हमला हुआ है, वीडियो हम दिखाते रहेंगे। अपनी बात मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी आप आगे बढ़ाएं प्लीज। हाँ, तो मैं कहता हूं B-2 बॉम्बर्स से ही GBU-57 बॉम्ब डाले जा सकते हैं, इसलिए पर फोर्स अमेरिका इस युद्ध के अंदर आया। तो अभी इजराइल को भी समझना चाहिए, जब बातचीत हो चुकी है, जब कहीं ना कहीं एक प्रकार फेस सेविंग ईरान को दे दिया है और ईरान भी ये सीज फायर के लिए तैयार हुआ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है इजराइल अभी भी हमले करके, क्योंकि इजराइल को समझना चाहिए वर्ल्ड की शांति यहीं पर बरकरार है। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है जब सीज फायर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी 4-5 घंटे तक या 6 घंटे तक एक दूसरे पे हम भी फायर करते रहते और एक दूसरे को ब्लेम करें। मैं एक आगे बात करना चाहूंगा चित्रा, जो बार बार बात आ रही है कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं न्यूक्लियर हथियार हो सकता। उसकी 2-3 वजह हैं, 1-2 वजह तो बता दी हैं कि भी एक तो कि ये ईरान की स्टेटेड पॉलिसी है कि इजराइल को वो नहीं जिंदा रखना चाहते, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। पर दूसरा एक और चीज है, वो इतना छोटा देश है, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। वो अगर ईरान एक न्यूक्लियर हथियार डाल देगा इजराइल पे तो इजराइल का तो पूरा अस्तित्व में मिट जाएगा। जब तक आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं होती, आपका न्यूक्लियर डिटरेंस इज नो वैल्यू। अगर पाकिस्तान भारत पे हमला कर न्यूक्लियर हथियार डालता है तो उसको पता है भारत उसके ऊपर पलटवार करेगा, उसका एक नामो निशान मिटा देगा। तो ये इजराइल की प्रॉब्लम है, इसलिए इजराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा, चाहे अभी भी, और वो 2-3 साल पीछे हो गया, ईरान दोबारा कोशिश करेगा, इजराइल उसको नहीं बनाने देगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो इसके प्रॉक्सी थे हिजबुल्लाह, होती और हमास, मुझे लगता है वो भी बहुत कमजोर हो गए हैं। इजराइल ने उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ऑलमोस्ट 70 to 80% डिग्रेड कर दी है और यही करता रहेगा इजराइल कि आने के वाले टाइम में उसको पता है कि हुड तो जो सांप का हुड ईरान है, मगर ये जो प्रॉक्सीज हैं इनको भी कमजोर करना बहुत जरूरी है अगर शांति चाहिए मिडिल ईस्ट में। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन अभी हुई है वो एक वर्ल्ड की शांति के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन शांति की कीमत क्या होगी ये बड़ा सवाल है। आपने जो बातें की मेजर जनरल के सना जी आपके पास आते हुए, लेकिन ईरान रुक जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसके तेवर युद्ध विराम के बाद भी जिस तरह के सामने आ रहे हैं, खासतौर से परमाणु हथियारों को लेकर, लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी वो थमेगा या रुकेगा। देखिए चित्रा, मेरा ये मानना है कि इजराइल को रुकना भी नहीं चाहिए। बीरशेबा के अंदर में आज जो 13 और 14 जब शुरू हुआ था ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो मौतें हुई थी 24 के आसपास। आज 8 मौत हुई हैं और ये सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी कह लें और 30 घायल हैं। बीरशेबा यदि आप जानती हैं तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये सेंट्रल ईरान में है, नेबतिन एयरबेस के पास में है और वो उनके जहाँ पर परमाणु ठिकाने हैं। ये कहना हम यहाँ से बैठ करके उसको बताएं जो इजराइल लड़ रहा है अकेला, और ये कहना कि अमेरिका कूद पड़ा उसके बचाने के लिए, ये झूठी आकलन मैं मानता हूँ, करेक्ट आकलन नहीं है।
अमेरिका अपने लिए अपने तरीके से इसलिए घुसा है, इसके ईरान के कहने से नहीं आ गया कि हम आपको बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, वो चाहता था कि इजराइल ख़त्म कर दे, उसके पास कैपेबिलिटी है, केवल फर्दों में उड़ाने के लिए वो नहीं आया है, उसने अपने अस्तित्व को भी बचाया है मिडिल ईस्ट के अंदर में, मेरा ये आकलन कहता है। दूसरी बात, ठीक है, इसको मैनेज करना है, ये आप फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कभी भी आपको इतने क्लियरिटी से नहीं मिलेंगे कि लड़ाई ख़त्म हो गई। क्या अभी आप ये बताइए कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास ख़त्म हो गया? हूती ख़त्म हो गया, वो फायर कर रहा है, कतब हिजबुल्लाह तैयार बैठा है वहाँ। ये कभी भी भड़केंगे और ईरान को रुकना नहीं चाहिए अपने टर्म्स। यदि इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतना ज़्यादा लड़ा है और बुर्खता होगी यदि वो इन चीज़ों को रोके। मैं नहीं कहता कि आप नहीं मानेंगे, दीपक बोहरा साहब ने कुछ दिखाया था इसको। ये जो कहना ना कि लड़ाई रुक जाए, मानवता बच जाए, ये सब अच्छी हैं, हम सब फौजी हैं, हम नहीं चाहते कि वॉर हो, मगर वार का जो रूप है, जब आप डेथ मानना चाहते हैं कि एक देश को ही ख़त्म कर दें, उसका पूरा फ़र्ज और उसका अधिकार बनता है कि इसके ऊपर करें। फिर कोई कह रहा था कि इजराइल के पास परमाणु है, ईरान के पास, ये कोई सी तर्क ही नहीं है, बिल्कुल ये तर्क ही नहीं है। एक फेल्ड स्टेट, एक आतंकवादी देश यदि बनाना चाहे, ये तर्क तो पाकिस्तान में भी लागू होता है, बिल्कुल। फिर हमारे पूरे के पूरे, और कोई कहता है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एज नॉर्थ कोरिया के पास कौन सा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है? अमेरिका को रोक रखा है। ले लेती हूं मैं, बिल्कुल वो आपकी बात पर ताली भी बजा रहे हैं, वो आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से दीपक बोहरा जी। अब प्रश्न क्या है आपका बेटा? मेरा प्रश्न ये है कि मामला थम गया या आगे और बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा ज्यादा देर तक, ईरान के पास ताकत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। मेरा मानना है कि वो जो अली खमेनेई साहब हैं वो ईरान में नहीं है, वो मॉस्को में बैठे हों, इसलिए विदेश मंत्री वहां गए थे उनसे पूछने के लिए अब हमको क्या करना चाहिए। मैम, एक चिंगारी चाहिए। मैंने ट्यूनीशिया में देखा, मैंने इजिप्ट में देखा, मैंने यमन में देखा, मैंने लीबिया में देखा, 1, 2, 10 व्यक्ति सड़क पे निकलते हैं, पूरा कारवां निकल चुकता है। और 20, 30, 40, 50 साल से पुरानी जो हुकूमत होती है, मैंने जिम्बाब्वे में भी देखा है, वो डगमगाने लगती है, वो बदल जाती है। दुनिया को कुछ नहीं होने वाला है। इजराइल जो है वो जीना चाहता है, ईरान कहते हैं तू जी नहीं सकता। इजराइल से तो यही कहना है मैम, जितना ठोक सकते हो इस आतंकी रेजीम को, लोग नहीं मैं बात कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जितना ठोक सकते हैं ठोकिए, आप मानवता को एक तोहफा देंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति यही है, युद्ध विराम अगर हुआ है तो उसमें भारत का भी हित छिपा हुआ है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से ही हमारे घनिष्ठ संबंध हैं और इसी वजह से हिंदुस्तान ने अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा, ये कहते हुए कि मौजूदा वक्त युद्ध की इजाजत कतई नहीं देता। लेकिन युद्ध विराम के उल्लंघन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अब आगे क्या परिस्थिति बनती है इजराइल और ईरान के बीच में, और इन सब के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप आगे क्या करेंगे अगर इजराइल इसी तरह से हमले जारी रखेगा? तो लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। महादंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।